अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 में जो आर्टिकल है वो है रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट मोशन। रॉकेट प्रोपल्शन या आप कह सकते हैं रॉकेट मोशन। ठीक है जी। रॉकेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है, आप देखें, फर्ज करें ये एक रॉकेट है जी, ठीक है। इसकी टेल से गैसेस बाहर की तरफ इजेक्ट होती हैं, ठीक है, और इन गैसेस के नीचे की तरफ इजेक्ट होने की वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम गेन करता है, या इसके गैसेस का जो आप समझ लें कि एक्शन नीचे की तरफ है, उस एक्शन के नतीजे में जो रिएक्शन होगा उससे रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन जो है वो क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, the law of conservation of linear momentum and Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. So what is the principle of rocket motion? अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि what is the principle of rocket motion, तो क्या बताएंगे? द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें रॉकेट का जो बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ जाएगा। आपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने एक गुब्बारा लेना है, गुब्बारे में हवा भरनी है, उसे ऐसे पकड़ लेना है, उल्टा करके ऐसे पकड़ें और उसको छोड़ दें तो वो ऐसे मूव करता हुआ ऊपर की तरफ मूव भाग जाएगा। इसका मतलब है उसकी टेल से गैसेस निकलेंगी और उसके रिएक्शन के नतीजे में जो वो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज दिस। अब रॉकेट का जो फ्यूल है, द फ्यूल इनसाइड द रॉकेट, ठीक है, रॉकेट का जो यानी आप कह लें टोटल मास ऑफ द रॉकेट जो है, द टोटल मास ऑफ द रॉकेट, total mass of the रॉकेट की जो टोटल मास है, ठीक है, उसमें से 80% फ्यूल पर मुश्तमिल है और बाकी जो 20% है वो उसकी बॉडी है, ठीक है। 20% इंजन है या बॉडी है, बॉडी समझ लें, बॉडी 20% द रॉकेट, बॉडी ऑफ द रॉकेट एंड 80% फ्यूल है। फ्यूल किस तरह का हो सकता है? फ्यूल जो है वो सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैसेस, ठीक है, तीनों की शक्ल में ही इसके अंदर भरा जाता है। अब यहां से जो फ्यूल बाहर आ रहा है, जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं, द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेंट गैसेस जो है, वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टिंग गैसेस जो उसकी टेल में से निकल रही हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 4000 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज द रिलेटिव टू द दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट, ठीक है। उसके बाद the mass of the rocket, mass per second, ठीक है, mass of the fuel ejecting per second, एक सेकंड में रॉकेट की टेल में से 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो बाहर जा रहा है।
अब इतना जो फ्यूल है 1 सेकंड में जब उसकी टेल में से बाहर निकलेगा तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना मोमेंटम गेन करेगा, उनका कितना मोमेंटम नीचे की तरफ होगा और उसके नतीजे के तौर पर रॉकेट कितना मोमेंटम गेन करेगा और कितनी वेलोसिटी जो है वो गेन करेगा। अब इस मैस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस ह्यूज मैस प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूल, हम एक रॉकेट की बजाय वी विल यूज कैस्केड ऑफ रॉकेट्स। क्या मतलब है कि हम रॉकेट्स की एक जंजीर इस्तेमाल करेंगे, यानी ये ऐसे है, एक रॉकेट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। ठीक है, एक क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए, बहुत ज़्यादा मैस चाहिए, ठीक है, इसको काफ़ी दूर तक पहुँचाने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर एक रॉकेट अपना काम ख़त्म करेगा, ये नीचे गिर जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, उससे आहिस्ता आहिस्ता ये रॉकेट जो है वो आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। ठीक है जी। अब जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस रॉकेट का कोई ना कोई एक्सेलेरेशन भी होगा, वो एक्सेलेरेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस रॉकेट। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट हम मालूम करते हैं जी। ठीक है जी, तो फर्ज कर लें लेट ये ऊपर एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट का एक्सेलेरेशन कितना होगा। ठीक है, उसके लिए आप देखें, लेट mass of the gases, ejecting gases जो बाहर की तरफ निकल रही, खारिज हो रही, ejecting gases पर सेकेंड इज इक्वल टू m। ये अकेली m नहीं है, सिंपल m नहीं है, दिस इज मैस पर सेकेंड। जैसे वो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में हमने पढ़ा था, मैस पर सेकेंड, तो दिस इज सिंपली नॉट इज द मैस, इट इज द मैस पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टिंग गैसेस, velocity of the ejecting gases this is v. So what is the initial momentum of the rocket? बात समझ में आ गई। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। चलने से पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, मोमेंटम ऑफ 0। तो फाइनल मोमेंटम इन गैसेस का क्या आ गया जी? फाइनल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv, फाइनल मोमेंटम ऑफ द गैस। बेसिकली चूंकि m जो है, आप इसे लिख सकते हैं, ये जो है फाइनल मोमेंटम तो है, लेकिन दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। चूंकि ये मैस पर सेकेंड है ना, इसलिए हम चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू mv। यानी फाइनल मोमेंटम फर्ज कर ले mv है, इनिशियल 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या आ गया? mv माइनस 0 विच इज इक्वल टू mv। सो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड किसके बराबर होता है? f के। किसके बराबर होता है जी? f के। तो बेसिकली दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑन द रॉकेट बाय न्यूटन सेकंड लॉ मोशन in terms of momentum by Newton's second law of motion in terms of momentum, the force
force exerted by gases on the rocket is equal to F is equal to mv. This is equation number 1. F is equal to mv. क्लियर है? अब अगर रॉकेट की जो टोटल मास है वो कितनी हो, m, इफ कैपिटल M इज दी mass of the rocket, and A is the acceleration in the rocket, then F को क्या लिखा जा सकता है, ma. This is equation number 2. Equation number 2. तो from 1 and 2 comparing 1 and 2 क्या बनेगा, ma is equal to mv, a is equal to mv over capital M. Small m is the mass of the gases ejecting per second. This is the velocity of the gases and this is the total mass. आप इसको वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लिखने हैं, इधर एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास ए क्या आ गया जी, स्मॉल m इंटू वी ओवर एम। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी टोटल मास क्या हो रही है, कम। जब टोटल मास कम हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो एज टोटल मास कैपिटल M डिक्रीजेस, देन या सो A increases as rocket moves upward. As rocket moves in upward direction. समझ आ गई बात? जब अब रॉकेट propulsion में या रॉकेट मोशन में आपने कौन सी बातें याद रखनी है जी, कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, 4-5 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। नंबर 1 कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन और रॉकेट propulsion। प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन और रॉकेट propulsion बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरी बात, रॉकेट की जो टोटल मास है उसका 80% फ्यूल पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब रॉकेट की टेल में से जब गैसेस इजेक्ट करेंगी तो किस स्पीड से इजेक्ट करेंगी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, 4000 मीटर पर सेकेंड। और कितनी मास रॉकेट की एक सेकंड में नीचे इजेक्ट होगी उसकी टेल से, 10,000 kg पर सेकेंड। इसकी वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ गैसेस का मोमेंटम होगा और उसको बैलेंस करने के लिए रॉकेट का मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा। रॉकेट गेन द मोमेंटम इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि गैसों का नीचे की तरफ मोमेंटम है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, रॉकेट का ऊपर की तरफ मोमेंटम होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है। या गैसेस का अगर नीचे की तरफ रिएक्शन है तो उसके नतीजे में एक्शन है तो रिएक्शन के नतीजे में जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। इसको हम फिर एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। उसके लिए क्या है कि हमने फर्ज कर लिया मास ऑफ द इजेक्टिंग गैसेस पर सेकंड। एक सेकंड में जो मास गैस फ्यूल जो इजेक्ट हो रहा है नीचे की तरफ गैसेस की सूरत में, बर्न्ड गैसेस की सूरत में, वो कितना है, m है। वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल मोमेंटम पर सेकंड कितना हो जाएगा, mv। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना हो जाएगा, mv, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस कर
सो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड किसके बराबर होता है? फोर्स। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑन द रॉकेट। तो वो क्या आ गया? mv दिस। ये सिंपल m नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, दिस मैस पर सेकंड, यानी t इसमें शामिल है, ठीक है, नीचे। तो mass per second into v is the force exerted by the rocket on the exerted by the gases on the rocket is this। अगर टोटल मास रॉकेट की m हो, उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन a हो, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू m में दोनों को कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू दिस। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे उसकी मास कम हो रही है, मास कम होने की वजह से a जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, ये था हमारा रॉकेट propulsion। अब हम एक छोटा सा आर्टिकल हमारा जो है वो पीछे रह गया, उसको भी 2 मिनट में देख लें, और वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस, यानी जो मोमेंटम है वो उन जगहों पर भी कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है जहां एक्सप्लोजिव फोर्सेस एक्ट कर रही हूं, यानी धमाका कहीं हो रहा हो अगर, तो वहां पर भी जो है वो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मसलन इस आर्टिकल में वो ये बताना चाह रहा है कि ये फर्ज करें आपके पास एक बॉम्ब है, लेट्स से सपोज कर, उसमें वो इनिशियली पड़ा हुआ है, इसका मोमेंटम कितना होगा? 0। इसकी वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0। अब ये फर्ज करें फट गया, इसके 100 हिस्से हूं, करोड़ हिस्से हूं, हजारों हिस्से हूं, फर्ज करें 4 हिस्से हो गए, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, इधर भाग गया। इन चारों का मोमेंटम फिर भी पहले कितना था? फटने से पहले, एक्सप्लोजन से पहले जो है वो मोमेंटम कितना था इस बॉम्ब का? 0। तो फटने के बाद भी टोटल मोमेंटम जो है वो क्या होगा? 0 होगा। ये फर्ज कर लें ये इसको बैलेंस कर देगा, ये इसको बैलेंस कर देगा, तो नेट मोमेंटम और टोटल मोमेंटम विल बी 0। तो बिफोर एक्सप्लोजन 0 था, आफ्टर एक्सप्लोजन भी 0 है। इसी को वो एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा है कि फर्ज करें एक पटाखा है, ऐसे एक पटाखा आ रहा है, ठीक है, उसकी मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, यहां पर इस रास्ते में यहां पर आके वो फट गया, यहां पर आके फट गया। तो जब यहां पर आके फट गया तो ये फर्ज कर लें 2 हिस्सों में तकसीम हो, ये 2 हिस्सों में तकसीम होगा, ठीक है, 2 हिस्सों। इसका इनिशियल मोमेंटम अगर फर्ज करें फटने से पहले कितना था? p था। इस एक टुकड़े का मोमेंटम है फर्ज कर लें p1, इसका मोमेंटम है फर्ज कर लें p2। तो अगर हम वेक्टर मेथड लगाएं, ये p1 है, इसमें ये वेक्टर्स के जरिए से अगर p2 इसमें ऐड कर दें, ये वाला तो ये देखें ये वाला जो है ये मोमेंटम कितना हो गया? p। दिस p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। क्या मतलब है? समझाना क्या चाह रहा है वो कि फटने से पहले मोमेंटम कितना था, यानी अगर यहां आते आते यहां पर एकदम फट गया, 2 टुकड़े हो गए, एक ये p1 मोमेंटम से मूव कर रहा है, दूसरा p2 मोमेंटम से मूव कर रहा है। तो इनका फटने के बाद जो मोमेंटम है वो कितना? p1 प्लस p2, इन दोनों टुकड़ों का उतना ही होगा जितना इस पटाखे का मोमेंटम है फटने से पहले। सो यहां पर भी मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है कि 2 टुकड़े हों या 100 टुकड़े हों, उन सब टुकड़ों का मोमेंटम अगर ऐड कर दिया जाए तो जितना मोमेंटम उनका फटने से पहले होगा उतना ही मोमेंटम फटने के बाद होगा। ठीक है जी, एक एग्जांपल ये थी। दूसरी एग्जांपल है जो है द सेकंड एग्जांपल इज इन केस ऑफ बुलेट एंड राइफल। ठीक है, राइफल और बुलेट के हवाले से कि जब आप राइफल से, गन से जो है वो बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है जब फायर होने के बाद, तो उसका पीछे की तरफ जो झटका है
वो उस गोली के, बुलेट के आगे की तरफ मोमेंटम को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो यहां पर भी मोमेंटम जो है वो अपना रोल प्ले करता है, यानी पीछे की तरफ जो है वो झटका होता है। इसलिए जो है वो जो टैंक हैं बड़े बड़े, वो उनकी जो बेस है वो बड़ी मजबूत और हैवी बनाई जाती है, क्योंकि एक बहुत हैवी गोला जो है आगे की तरफ फेंकना होता है और उसका पीछे की तरफ जो है जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर उसको हल्का बनाएंगे तो जितनी स्पीड से गोला आगे की तरफ जाएगा उतनी स्पीड से जो है वो टैंक साहब भी पीछे की तरफ भाग जाएंगे। समझ आ गई बात? तो इसलिए उसकी जो बेस है वो हैवी बनाई जाती है ताकि वो रिएक्शन जो है वो, उस रिएक्शन का असर कम हो। तो फायरिंग ऑफ अ राइफल, ठीक है, इसमें हम दूसरी एग्जांपल है हमारी फायरिंग ऑफ अ राइफल, यानी आप समझ लें बुलेट एंड गन, बुलेट एंड गन, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। दिस इज सेकंड एग्जांपल। तो उसमें लेट मैस ऑफ दी बुलेट, लेट मैस ऑफ दी बुलेट, बुलेट की मैस कितनी, स्मॉल एम, एंड मैस ऑफ गन कैपिटल एम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ दी बुलेट एंड गन वो कितनी है, 0। तो इनका इनिशियल वेलोसिटीज अगर 0 है तो इनिशियल मोमेंटम भी कितना हो गया, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनल वेलोसिटी, फायर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, लेट्स से वो v है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन v डैश हो गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा जी बताओ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, बुलेट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मैस इंटू वेलोसिटी mv, गन का कैपिटल M इंटू v डैश, ठीक होगी बात। इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, क्या बनेगा जी, इसको बेटा इधर ले आए या इसको इधर ले जाए, कोई बात नहीं है। तो एम वी डैश क्या आएगा, स्मॉल m इंटू वी माइनस, तो v डैश क्या आएगा, माइनस एम वी ओवर कैपिटल M। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द गन। अच्छा अब ये देखो, ये ऊपर वाली रकम बहुत छोटी है, नीचे वाली रकम बहुत ज्यादा है, तो जवाब क्या आएगा, वो 1 से बहुत कम। इसका मतलब है स्मॉल m कैपिटल M इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि v डैश इज वेरी वेरी लेस देन v, यानी गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से बहुत कम है। और नेगेटिव साइन क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, गन की रिकॉइल वेलोसिटी यानी पीछे हटने की वेलोसिटी। रिकॉइल का मतलब क्या है, पीछे हटना, ठीक है। और पहली बात कि ये जो वेलोसिटी है गन की वो बुलेट की वेलोसिटी से बहुत कम है, और दूसरी बात वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी तो गन जो है वो पीछे की तरफ उसे झटका लगेगा, रिकॉइल होगी, पीछे हटेगी, जो कि वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है।
तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस और रॉकेट propulsion, जो कि हमने बारी बारी इनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इनको इंशाल्लाह याद कर लेंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।